बताओ ऑडिट रिस्क क्या होता है? ये मत बोलना नहीं पता। हाँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो तो इट इज़ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। लेकिन व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? इनएप्रोप्रिएट, ऑडिटर का ये रिस्क कि वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दे, है ना? याद करो, हमने पढ़ा था। वो कहाँ गया? ऑडिट रिस्क के बारे में ये पढ़ा, रीड करा था हमने कि मिस स्टेटमेंट है बट ओपिनियन उसने ये दिया कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो वो ऑडिट रिस्क है ना? और इसका अपोजिट के मिस स्टेटमेंट नहीं है बट ओपिनियन हमने ये दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो ऑडिट रिस्क नहीं होता, है ना? ऑडिट रिस्क हमेशा ये होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट था बट हमने ओपिनियन दे दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो होता है ऑडिट रिस्क, ठीक है? और अलग अलग तरीके के हमने रिस्क देखे थे। कौन कौन से रिस्क थे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो रिस्क होते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? जो होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होता है पहले से, उसका ऑडिटर का कुछ लेना देना नहीं होता। जब मैनेजमेंट ने बुक्स प्रिपेयर करी होती है, क्योंकि बुक्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट ने बुक्स प्रिपेयर करी होती है, उनके बुक्स प्रिपेयर करते टाइम हो सकता है उन्होंने कोई गलत अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर ली हो या कुछ भी ऐसी बात जो क्लाइंट ने ही गलती कर दी, तो वो हमारा कौन सा होता है? इनहेरेंट रिस्क, ठीक है? कंट्रोल रिस्क में क्या था? कंट्रोल रिस्क की हमने इंटरनल कंट्रोल तो लगाया बट वो इंटरनल कंट्रोल वर्क नहीं किया, है ना? जैसे कि हमने हमारी जो बुक्स थे, इम्पॉर्टेंट बुक्स थे, उसमें हमने बोला कि ये वाले बुक्स इस वाले ऑथराइज्ड पर्सन के पास रहेंगे और उसमें हमने लॉक भी लगाया और वो लॉक की जो की थी वो भी हमने ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही रखी। बट ऐसे चांसेस है ना कि वो की चोरी हो जाए, कोई चोरी कर ले, तो मतलब हमने इंटरनल कंट्रोल तो लगाया बट वो कंट्रोल वर्क नहीं किया, तो नहीं वर्क करने के चांसेस को ही हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल रिस्क, ठीक है? फिर तीसरा रिस्क हमारा कौन सा था? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क किसके हैंड में होता है? ऑडिटर के हैंड में होता है। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है? इसमें दो रिस्क थे, एक था सैम्पलिंग, एक था दूसरा नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हमने ये पढ़ा था कि ऑडिटर क्योंकि सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर उसने ये सैम्पल चूज़ किया, ये सैम्पल चूज़ किया, ये सैम्पल चूज़ किया, ये सैम्पल चूज़ किया, और ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस है ना कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट इधर ही प्रेजेंट हो जाए जहाँ का हमने सैम्पल ही नहीं लिया था, है ना? जैसे कि हमारे पास बिल्स है 1 to 100 और हमने सैम्पल बेसिस करते टाइम 1 to 10 बिल्स चूज़ कर लिए, 20 to 30 बिल्स चूज़ करें, 70 to 80 बिल्स चूज़ करें, और हमारी जो मिस स्टेटमेंट थी, मतलब जो गलती थी, वो 55 नंबर के बिल में निकल गई, वो तो हमने चूज़ ही नहीं किया था। तो ऐसे ही होने के चांसेस को, ऐसे रिस्क के होने के चांसेस को ही हम क्या बोलेंगे? डिटेक्शन रिस्क। हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है? और दूसरा था नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क में क्या था? एक सैम्पलिंग रिस्क का एग्जाम्पल ये हो गया। नॉन सैम्पलिंग रिस्क में क्या होता था कि हमने गलत ऑडिट प्रोसीजर का यूज़ कर लिया, है ना? जैसे कि हमें इन्वेंट्री का काउंट पता करना था, तो हम एक्चुअल में गोडाउन में जाकर के हमने काउंट नहीं किया, बल्कि हमने कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर का यूज़ किया। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता था? जैसे कि हमने बिल्स देख लिए। अब ऐसा हो सकता है ना कि उसको फेक बिल्स दिखा दिए जाए और वो जाकर के अगर गोडाउन में प्रेजेंट होकर के फिजिकल काउंटिंग करता, तो उसको मे बी और नॉलेज मिलती और उसे पता लगता कि अच्छा इतनी इन्वेंट्री तो है ही नहीं इनके पास एक्चुअली में, है ना? तो वही कि हमने इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर यूज़ किया, वो हमारा क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये सब हमने रीड कर लिया था, ठीक है? उसके बाद कुछ ये छोटे छोटे से टॉपिक थे जो हमने पढ़े थे। आज हमें कहाँ से पढ़ना था?
हाँ, एक ये वाला मेन टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ऑडिट प्रोसीजर, 7 तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस, 7 तरीके के होते हैं ऑडिट प्रोसीजर। इसके अंदर हम किसका प्रोसीजर देख रहे थे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देख रहे थे। उसके अंदर इन सब में से सिर्फ क्या क्या था? ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंस्पेक्शन, ये 4 थे। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अब इनके अंदर अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा कि हम मैनेजमेंट से किस किस पर्सन से जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के किसी भी पर्सन से जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन थे, जैसे कि क्या क्या? इंटरनल ऑडिट पर्सनल से कर सकते हैं बातचीत, एम्प्लॉय से, इन हाउस लीगल काउंसिल, मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, इन सब से जाकर के हम क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो इंक्वायरी वाला क्या बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर होता है, वो अकेले वर्क नहीं करता, उसके साथ हमें और भी ऑडिट प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या था कि हम कुछ ऐसी एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस को करने के बाद हम ऐसी चीज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जिस बारे में हम पहले अनअवेयर थे, है ना। जैसे कि हमने कुछ ये, अब वो डेटा फाइनेंशियल भी हो सकता है और वो डेटा नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। अब वो जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, या हमने जैसे रेशियोज़ कैलकुलेट करे, या फिर हमने कुछ टेबल्स बनाए, चार्ट बनाए, हमने कोई डेटा एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस को करने के बाद हमें ऐसी चीज़ें पता लगी, ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाए हम, जिसके बारे में हम पहले क्या थे? अनअवेयर थे। ठीक है। फिर हमने क्या रीड करा था? लास्ट पॉइंट था ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, की ऑब्जर्व करना और इंस्पेक्ट करना, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई है, इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना। फिर हम मटीरियलिटी में हमने क्या क्या देखा था कि मटीरियलिटी जजमेंट के बेसिस पर होती है ना, और मटीरियलिटी हर एक एंटिटी की अलग अलग होती है। ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना ही अमाउंट इस चीज़ के लिए मटीरियल रहेगा, हर किसी का अलग अलग मटीरियलिटी का अमाउंट होता है। उसके बाद मटीरियलिटी का मतलब क्या था कि वो अमाउंट जो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट हो करके इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? मटीरियलिटी। ठीक है। फिर उसके बाद एक बात और आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर, मटीरियलिटी के अंदर, कि मटीरियलिटी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी अमाउंट हो तभी वो चीज़ मटीरियल है। मटीरियलिटी कई बार बहुत छोटे अमाउंट की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हमने उस छोटी सी बात पे अभी ध्यान नहीं दिया तो वो फ्यूचर में एक बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दे। मतलब वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे एक बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो चीज़ क्या है? मटीरियलिटी। ठीक है। हमें स्टार्ट करना था, अच्छा ये तो पहले से हमने पहले वाली PDF यूज़ करी थी इसलिए ये मार्क है, बट हमें आई थिंक यहाँ से शुरू करना है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से, है ना, यहाँ से शुरू करना था ना, लास्ट हमने यही पढ़ा था। इसको हटा दो। Performance materiality. Practically, it is difficult for auditors to design tests to identify individual misstatement. It is likely that misstatements are material in aggregate. It takes the concept of performance materiality. जब हमारे misstatements material होते हैं in aggregate form में, जैसे कि हमने बोला एग्रीगेट फॉर्म में और इंडिविजुअल फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, कि जैसे कि सपोज हमने बोला कि 1 लाख का अगर गड़बड़ होता है, मिसस्टेटमेंट होता है, तो वो हमारे लिए मटेरियल है। ठीक है। तो सिर्फ एक 1 लाख का बिल, एक इंडिविजुअल बिल भी मटेरियल हो सकता है, और अगर हम हमारे 20,000 के 5 बिल मिला दें तो वो इन एग्रीगेट क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इट इज़ लाइकली दैट मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इन एग्रीगेट. It takes the concept of performance materiality. Performance materiality means
the amount or amount set by the auditor at less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statement as a whole. If applicable, performance materiality also refer to the amount set by the auditor at less than materiality level or level for particular class of transaction account balances or disclosure. क्या समझ में आया कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ताकि हम हमारे रिस्क को कम कर सके. पहली बात, रिस्क को हम ज़ीरो कभी नहीं कर सकते, रिस्क को हम एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कम कर सकते हैं, बस रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वो वाला अमाउंट है जो एक ऑडिटर ने सेट करके रखा है बिलो द लेवल ऑफ मटीरियलिटी. मतलब अगर 1 लाख हम मटीरियल लेकर के चल रहे हैं तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वो अमाउंट है जो हमने एक अमाउंट सेट किया होगा बिलो 1 लाख, बिलो द लेवल ऑफ, लेस देन द लेवल ऑफ मटीरियलिटी लेवल और लेवल ऑफ पर्टिकुलर क्लास ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर. ये क्या होता है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब हमारे पीएनएल के ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस बैलेंस शीट और डिस्क्लोजर मतलब नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है. तो वो कोई भी अमाउंट, इन सब के कोई भी अमाउंट जो हमने लेस देन मटीरियलिटी सेट करा है. क्यों सेट करा है साथ? ताकि हम हमारे रिस्क को एक लो लेवल तक कम कर सके. अब सोचो कि अगर आप टारगेट लेकर के चल रहे हो कि आपके आने चाहिए 60 मार्क्स. ठीक है. तो आप ऐसा जब तैयारी करने बैठोगे तब आप ऐसा थोड़ी कि 60 मार्क्स अगर टारगेट है तो आप 60 मार्क्स के लिए ही पढ़ोगे. आप पढ़ते तो 100% हो, है ना. मतलब हम एक टारगेट तो उससे अबव लेकर के चलते हैं ना, ताकि हम उतना नहीं तो उतना तो अचीव कर सके करके, है ना. तो यहाँ पर पढ़ना है उसको. अच्छा ठीक है, भेजते हो. यार बोलते बोलते बीच में बोला करो. तो मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या हो गया कि एक लेवल जो हमने 1 लाख का सेट करा है उसे हमने थोड़ा नीचे एक लेवल सेट कर लिया ताकि हम एटलीस्ट हमारे जितने भी रिस्क है, ताकि हम मटीरियलिटी को कंसिडर करते हुए जो भी हमारे मिसस्टेटमेंट है उसको निकाल पाए. तक इसलिए हमने वो अमाउंट एक नीचे सेट करा हुआ है ना, ताकि हमारा जो रिस्क है और भी कम होता चला जाए. तो वो है मटीरियलिटी, सॉरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज सेट एट वैल्यू लोअर देन ओवरऑल मटीरियलिटी. ओवरऑल मटीरियलिटी फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 लाख और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी उससे लोअर वैल्यू. It lowers the risk that auditor will not be able to identify misstatements that are material when added together. ठीक है. अब इधर देखो, डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट, व्हेन स्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. हमने लास्ट चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है? स्ट्रैटेजी बनानी होती है. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना. फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, है ना. स्ट्रैटेजी क्या होता है? हमारा बेस होता है, एक गाइड होती है किसकी? ऑडिट प्लानिंग की, है ना. उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं बताना? स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन. ऑडिट स्ट्रैटेजी किसी को याद है? STD. अब तो बताओ. स्कोप, टाइम, डायरेक्शन. STD. स्ट्रैटेजी में हम क्या डिसाइड करते थे? STD, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन. फिर नेक्स्ट लाइन क्या थी इसमें कि वो क्या होती है? गाइड होती है किसके लिए? ऑडिट प्लानिंग के लिए. ठीक है. तो व्हेन स्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल if in the specific circumstances of the entity there is one or more particular class of transaction, there is one or more particular class of transactions, account balances or disclosure for which misstatements of lesser amount
then materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statement. The auditor shall also determine materiality level to be applied for those particular class of transaction account balances disclosure. देखो सारी की सारी सेम बात लिखी हुई है, बस क्या डिफरेंस है यहाँ पर कि आपको जब मटीरियलिटी को डिटरमाइन करना होगा और आपको जब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को, वो जो लोअर अमाउंट रहेगा हमारा बिलो मटीरियलिटी रहेगा, उसको जब डिटरमाइन करना होगा तब आप उसे कब करोगे, व्हेन स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. ठीक है, जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे ना उसी टाइम पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, हमारा मटीरियलिटी लेवल और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल. यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. हमने वो पॉइंट पढ़ा था, आपको याद है कि बताओ, एक पॉइंट था हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और दूसरा पॉइंट था हमारे पास असर्शन लेवल. असर्शन लेवल का मतलब क्या होता था, इंडिविजुअल लेवल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का मतलब होता था जो चीज़ पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करे. फॉर एग्जाम्पल क्या, हमें यूज़ करना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट हमने यूज़ कर लिए इंड एस, तो वो ऐसी चीज़ हो गई जिससे हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. Determining materiality involves the exercise of professional judgment. A percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole. Factors that may affect the identification of an appropriate benchmark include the following. Benchmark का मतलब क्या होता है, एक मार्क सेट करना है ना, एक टारगेट सेट करना. तो वाइल डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी हम इसको करते हैं हमारे जजमेंट से. मटीरियलिटी हमें पता है, हमें डिफाइन नहीं है कि कितना अमाउंट, सबके लिए अलग अलग मटीरियलिटी होती है, तो हम उसे जजमेंट के बेसिस पे, मतलब ऑडिटर का जजमेंट कैसे आता है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे वो एक लेवल डिसाइड करता है अपने जजमेंट के बेसिस पे. अब वो क्या करेगा, एक परसेंटेज अप्लाई कर सकता है बेंचमार्क को चूज़ करने के लिए. जैसे कि सपोज उसने सेल्स है हमारे पास 10 लाख, उसने ये लगाया है कि सेल्स का 10% इज़ हमारा मटेरियल अमाउंट. ठीक है, सेल्स का 10% मटेरियल अमाउंट है, मतलब हमारा निकल के आया मटेरियलिटी 1 लाख रुपए. अब जितने भी 1 लाख रुपए वाले बिल्स होंगे या एग्रीगेट में 1 लाख बन रहा होगा, वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, मटेरियल. क्या हुआ मयंक? हाँ क्या मटेरियल हो गया? तभी तो मैं बोलती हूँ तुम ऑनलाइन पढ़ा करो. क्या तुम्हें ऑनलाइन रखने के लिए? नहीं, मैं ऑडिट के लिए और अकाउंट्स के लिए परमिशन दे रही हूँ. ठीक है. Factors that may affect identification of an appropriate benchmark include the following. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. The elements of financial statements like assets, liability, equity, revenue, expenses, ये सारे हमारे financial statement के elements हैं. Whether there are items on which the attention of users of a particular entity's financial statement tend to be focused. For example, for the purpose of evaluating performance, financial performance user may tend to focus on profit, revenue or net assets. The nature of the entity, when the entity is at its life cycle and the industry and economic environment in which the entity operates, the entity's ownership structure, the way it is financed. For example, if an entity is financed solely by debt rather than equity, users may put more emphasis on asset and claims on them than on the entity's earning. The relative volatility of the benchmark. अब देखो, इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि मटीरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम बेंचमार्क कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और बेंचमार्क का मतलब है कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम कोई परसेंटेज मेथड से क्या लगा रहे हैं, एक परसेंटेज लगा रहे हैं और फिर उसके बेसिस पे मटीरियलिटी का अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है. ये टोटल किस पे एक्सरसाइज करता है, प्रोफेशनल जजमेंट पे.
अब उसके बाद लिखा हुआ है कि हम किस किस पे वो परसेंटेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे जो एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लाइक किसी भी एसेट पे, लाइबिलिटी पे, इक्विटी पे, रेवेन्यू पे, एक्सपेंसेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस आइटम पर यूजर्स की ज़्यादा अटेंशन रहती है, जिस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यूजर्स ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, हम वहाँ पर हमारी मटीरियलिटी को डिटरमाइन ज़्यादा बेटर तरीके से करें, या फिर ज़्यादा अच्छा परसेंटेज या ज़्यादा लेवल, ज़्यादा अमाउंट का परसेंटेज लगाएं। क्योंकि अगर हम मटीरियलिटी को हाई रखेंगे तो हम वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें भी चेक कर रहे होंगे, ठीक है। द नेचर ऑफ द एंटिटी, अब ये इस पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी एंटिटी का नेचर क्या है, या फिर एंटिटी का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है। ओनरशिप स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि कितना पैसा हम इक्विटी से लेकर के आते हैं, कितना पैसा हम बोरोड फंड्स का लेकर के आते हैं, है ना। तो अब जैसे कि इफ़ एन एंटिटी सिर्फ और सिर्फ किससे, उसके पास क्या है, डेट है रैदर देन इक्विटी। तो अब जब डेट है रैदर देन इक्विटी, तो यूजर्स का ज़्यादा अटेंशन किस पे रहेगा कि उनके एसेट्स कितने हैं, ना कि वो कितना ज़्यादा अर्न कर रही है। क्योंकि अगर वो इक्विटी से फंड्स अरेंज करेगी तो उनको डिविडेंड पे करना है, और डिविडेंड हम पे करेंगे हमारी अर्निंग से, पीएनएल से, जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है। लेकिन अगर हमने डेट से फंड अरेंज किया होगा, तो मतलब हमने लोन लिया, हमने डिबेंचर्स लिए, हमने सब, तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट हम पे करेंगे, हमारे पास वो तो हमें पे करना ही करना है, हमारे पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, है ना, पे करना ही करना है। तो वो ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दे रहे होंगे कि कंपनी के पास कितने अच्छे एसेट्स है ना, उनका कितना स्ट्रॉन्ग करंट एसेट रेशियो है, या फिर एसेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द रियल वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। तो इसका मतलब क्या हो गया पूरे इस टॉपिक का मतलब, कि हम बेंचमार्क सेलेक्ट करेंगे, हम किसी भी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कर सकते हैं। हम ज़्यादा फोकस किस पे रखेंगे, जिस पर यूज़र्स का ज़्यादा फोकस या यूज़र्स ज़्यादा अटेंशन देते हैं उस चीज़ पर। फिर हम इसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे, एंटिटी का नेचर क्या है, या एंटिटी का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, या एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क को सेलेक्ट करेंगे। और एंटिटी में कितने चेंजेस आते हैं, कितना वो वोलेटिल रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बेंचमार्क को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सब किससे एक्सरसाइज होता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है, बस ऑडिटर के जजमेंट पर डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क that may be appropriate depending on the circumstances of the entity include categories of reported income such as profit before tax, total revenue, gross profit, total expenses। मतलब हमारे पास कुछ कैटेगरी दे दिया हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, या फिर परसेंटेज लिया, या फिर रेवेन्यू का, ग्रॉस प्रॉफिट का, एक्सपेंस का, इक्विटी का, नेट एसेट वैल्यू का, इन सब का। Profit before tax from continuing operation is often used for profit-oriented entities. When profit before tax from continuing operation is volatile, other benchmark may be more appropriate such as gross profit or total revenue. जो profit oriented entities होती हैं उसके लिए बेटर बेंचमार्क क्या होता है हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमारा ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है तो फिर हमारे पास बेटर बेंचमार्क या ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर टोटल रेवेन्यूज। चूज एन बेंचमार्क रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा इन साइलेंट कर दो। Choose a benchmark relevant financial data. In relation to chosen benchmark, आप डिस्टर्ब, मयंक शांति से बैठे रहो। नहीं बटर स्कॉच नहीं प्लीज, चॉकलेट। अब हो गया बटर स्कॉच खत्म हो गया। 12:30 ले आना, ठीक है, हम सब खा लेंगे। चूज एन बेंचमार्क रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। अब पढ़ लो।
In relation to chosen benchmark, relevant financial data ordinarily includes बस prior period. अरे कल ही सबका इतना बुरा वो रिजल्ट आया है, आज सुबह केक कटिंग करनी है। वो बोल रहा है 1% केक कटिंग हो गया आज। एग्री शब्द की नहीं बोला, अब तो चुप हो गई वर्ड बोल के। केक कटिंग होगी बिल्कुल। और डेकोरेशन भी होगी। मैं उस दिन आया। चलो बस अब पढ़ लो थोड़ी देर, वैसे भी 12:30 तक ही है क्लास। In relation to chosen benchmark, relevant financial data ordinarily includes prior period financial results and financial position, period to date financial results and financial position, budget forecast for current period, adjusted for significant changes in circumstances of the entity. तो जो भी हमारा relevant financial data है, क्या होगा? जो भी हमारा रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा है उसमें हम डेट, अब चुप, अब कोई नहीं बोलेगा। अभी कोई है नहीं ना इंस्टीट्यूट में, इसलिए तुम्हारे ज़्यादा कोई नहीं। जया मैम आने वाली है। अब मत उठाना उसको, अब थोड़ी देर पढ़ लो। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट, देखो हम किस किस पर बेंचमार्क लगा सकते हैं, जो भी हमारे प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब कि जैसे कि हमारा अभी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स बने नहीं, तो अब तक के जितने भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उस पर, या फिर बजट और फॉरकास्ट ऑफ करंट पीरियड, या फिर अगर हम जैसे कि प्रायर पीरियड का कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना वो प्रायर पीरियड की सेल्स भी हमेशा वैसी उतनी ही रहने वाली है, तो हमें उसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है, जैसे कि हमने पिछले साल की कोई फिगर ली, कोई अमाउंट ली, और इस साल कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, बिजनेस एक्विजिशन हुआ या फिर कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल when as the starting point the materiality for financial statements as a whole is determined for the particular entity based on percentage of profit before tax from continuing operation. Circumstances that give rise to an exceptional decrease or increase in such profit may lead the auditor to conclude that materiality for financial statement as a whole is appropriately determined using normalized profit before tax from continuing operation figure based on past result. तो अगर हमारा पास्ट रिजल्ट हम ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज है प्रॉफिट में तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ये मटीरियलिटी का टॉपिक कंप्लीट होगा ना, यहाँ पे अभी होगा, आज ही होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। हाँ, डिटरमाइनिंग अ परसेंटेज, डिटरमाइनिंग कर दी थी, लेट नहीं करी थी कि पिछली क्लास में कर दी थी, कल क्लास नहीं हुई थी, थर्सडे को कर दी थी। अच्छा, कल तो क्लास थी ही नहीं आपकी, क्या कर रहे थे? कल मेरे को कुछ काम था। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment. There is a relationship between the percentage and chosen benchmark such that a percentage applied to profit before tax from continuing operation will be normally higher than percentage applied to total revenue. Consider for example that auditor may consider 5% of profit before tax from continuing operation to be appropriate for profit oriented entity in manufacturing industry, while auditor may consider
1% of total revenue or total expenses to be appropriate for not for profit entity. Higher or lower percentages however may be deemed to be appropriate in different circumstances. देखो हमने एक सिचुएशन पे 5% ऑफ प्रॉफिट लिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी उसमें हम ले रहे हैं 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू. मतलब क्या हमारा परसेंटेज भी हर बार सेम होता है? नहीं, हमारा परसेंटेज सेम नहीं होता. हम परसेंटेज भी किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं? जजमेंट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं. हम प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का मटीरियलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं या हम नॉन प्रॉफिट एंटिटी का मटीरियलिटी को निकाल रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हम लेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज रहेगा और वो परसेंटेज किस अमाउंट का रहेगा वो भी हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, हम देखो हमने क्या देखा, या ऐसे बताती हूँ. देखो हम ले रहे हैं, सबसे पहली बात हमने पढ़ी मटीरियलिटी के बारे में. मटीरियलिटी का मतलब क्या है कि एक कोई भी अमाउंट जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, वो हमारे लिए वो चीज़ क्या है? मटीरियल. ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अब मटीरियलिटी को हम निकालेंगे कैसे. ठीक है, तो हम उसमें परसेंटेज ले सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट का, एसेट का, सेल्स का, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, किसी का भी. ठीक है, उस परसेंटेज लेने को हम क्या बोल रहे हैं? बेंचमार्क. उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेंचमार्क. ठीक है, अब ये जो परसेंटेजेस हम ले रहे हैं 5%, 1%, 2%, 10%, कितना भी परसेंट, इस बेंचमार्क को, इन परसेंटेज को हम किस तरीके से डिसाइड किया जा रहा है? जजमेंट के बेसिस पे. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये बेंच, हाँ दे रही हूँ, अब ये भी दिया भी था. फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि हम ऑडिट कर रहे हैं किसी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का. ठीक है, प्रॉफिट, पहली बात किसी का भी ऑडिट हो सकता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का भी हो सकता है, एनजीओज का भी हो सकता है, किसी का भी ऑडिट हो सकता है. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का भी हो सकता है, किसी भी बिजनेस, किसी भी का भी ऑडिट हो सकता है. वॉलेंटरी होता है, मैंडेटरी होता है, कुछ जगह पे मैंडेटरी होता है. ठीक है, और मैंडेटरी नहीं होता तो हम वॉलेंटरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिट करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए हम वॉलेंटरी ऑडिट भी करवा सकते हैं. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 और 2 में. आप बताओ, अब आप बताओ बेनिफिट्स. नहीं आप बताओ. अच्छा, परफॉर्मेंस. अब प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का अगर हम क्या कर रहे हैं? बेंचमार्क डिसाइड कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ का बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं? यहाँ पर प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट तो होगा. सपोज हमने प्रॉफिट का 5% ले लिया है ना, जैसे कि सपोज हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट था, तो उसका 5% निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 5000. अब 5000 हमारा क्या हो गया? मटीरियल अमाउंट हो गया वहाँ पर. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम किसी नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का, हाँ वो अब कितना परसेंटेज रहेगा? 5%, 10%, 20%, आप कितना भी परसेंटेज ले सकते हो, लेकिन वो कितना परसेंटेज रहेगा वो मैंने बताया ना, वो जजमेंट पर डिपेंड करता है, ऑडिटर के जजमेंट पर. जो पर्सन ऑडिट कर रहा होगा ना, उसे जज करना पड़ेगा कि हम कितना परसेंटेज रखेंगे, और वो परसेंटेज किसी भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं बताएगा कि कितना परसेंटेज हमें किस चीज़ का रखना है. वो जजमेंट पर है. मतलब जजमेंट का मतलब होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो अपने नॉलेज के थ्रू निकालेगा कि हमें कितना परसेंटेज रखना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर अगर नॉन प्रॉफिट एंटिटी का हम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो हम किसका निकाल सकते हैं? रेवेन्यू का या एक्सपेंस का, इन सब का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं. ज़रूरी नहीं हाँ 1% है तो 1% ही, हम कितना भी परसेंट रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे. ठीक है, तो हायर और लोअर परसेंटेजेस हाउएवर मे बी डीम्ड टू बी अप्रोप्रिएट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज. ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी परसेंटेज हो, हायर और लोअर परसेंटेज, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से. ठीक है, अभी मेरे को बताओ, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और दूसरा टॉपिक है बेंचमार्क वाला, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई? डाउट है?
मटीरियलिटी लेवल, अब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो बताना। मटीरियलिटी लेवल, हाँ बटर स्कॉच केक, हाँ materiality level or level for particular class of transaction, account balances or disclosure. Factors that may indicate the existence of one or more particular class of transactions, account balances or disclosure for which misstatement of lesser amount than materiality for financial बस factors that may indicate the existence of one or more particular class of transactions, account balances, disclosure for which misstatements, आज ज़्यादा पढ़ लिया है क्या FM सुबह से? तभी तुम लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा है क्या अब? खत्म कर दिया? अच्छा कोई बात नहीं, आधा घंटा और। अब देखो ध्यान से ये वाला टॉपिक, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। Factors may indicate the existence of one or more particular class of transaction, account balances, disclosure for which misstatement of lesser amount than materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement include the following. ये जो 4 लाइन लिखी है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिसाइड किसके बेसिस पर कर रहे हैं, वेदर लॉ, regulations or applicable financial reporting framework affect users' expectations regarding measurement or disclosure of certain items, like in case of related party transaction, remuneration of management, those charged with governance. यहाँ पर जो इकोनॉमिक यूजर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र हैं वो किस किस बेसिस पर लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे लॉज, रेगुलेशंस और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। लॉ रेगुलेशन जैसे कि हम कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। किस टाइम पे फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें अफेक्ट करती है किसको, यूजर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स। अब जैसे कि हमारे पास होता है ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है भले ही आपने आर्म लेंथ में क्यों ना कराओ आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या इफेक्ट करती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, है ना। द की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। और चीज़ें क्या होती है हमारे पास, हमें कुछ की डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, मतलब इंडस्ट्री वाइज भी हमें कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या कोई हम मैन्युफैक्चरिंग का वर्कर है, उस इंडस्ट्री के रिलेटेड भी तो हमें रूल्स जो होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उस इंडस्ट्री में हमें कुछ बोला गया कि हमें इस चीज़ का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है तो हमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर उस बात का देना पड़ेगा। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि हमने पूरे साल भर में इस चीज़ पर कितना अमाउंट खर्च किया। फिर थर्ड पॉइंट है वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इन केस ऑफ अ न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस। जैसे कि अगर एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी, अब एक्स लिमिटेड कंपनी चल रही है, उसने एक्स लिमिटेड ने वाई को एक्वायर कर लिया, ठीक है। उसने जब वाई को एक्वायर किया तो क्या इस पर्टिकुलर ईयर में ये जो उसका एक्यूजिशन है ये एक उसका मेन चीज़ हो गई, मतलब उस चीज़ पर सब लोगों का फोकस जाएगा क्योंकि उसने कुछ अलग काम किया है ना, तो उस चीज़ पर सब लोगों का अटेंशन, सबका फोकस जाएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट कर रही होगी उसका भी हमें क्या देना पड़ेगा, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है।
हमने टॉपिक क्या पढ़ा कि यहाँ पर अब किन किन चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो भी हम हमारा एक्ट यूज़ करते हैं या फिर हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। दूसरा था अगर हमारे पास कोई की डिस्क्लोजर होता है, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड कोई की डिस्क्लोजर होता है, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर हमने उस ईयर में कुछ ऐसा अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ भी अलग काम किया तो उस पे सब लोगों का अटेंशन जाएगा, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। अब क्या हमने अगर मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया, ठीक है, हमने सोच लिया कि 5% ऑफ रेवेन्यू हमारा मटीरियलिटी लेवल है, ठीक है, क्या हम उसे कभी चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ऑब्वियसली। हम जब हमारी स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर सकते हैं। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि हम डिटरमाइन कब करते हैं हमारी मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को, जब हम हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, हम तभी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फिर हमने स्ट्रैटेजी पढ़ते टाइम भी ये पढ़ा था ना कि अगर हमने स्ट्रैटेजी तो हमने ऑडिट करने से पहले बनाते हैं, है ना, ऑडिट करने से पहले स्ट्रैटेजी बनती है। तो जब हम एक्चुअल ऑडिट करने लगे तब हमारे पास हो सकता है कि कुछ हमें नई चीज़ें पता लगे। एक्चुअल ऑडिट करते टाइम हमारे पास कुछ और डिस्क्लोजर हो, और चीज़ें हमें पता लगे और हमें एविडेंसेस मिले। तो अगर कुछ ऐसे एविडेंस मिलने के बाद हमें लगता है कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो हम उसमें चेंजेस लाते हैं। कभी भी हमारा स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान हम उसको रिजिडली फॉलो नहीं करते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सब चीज़ें हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमारे ऑडिट करते टाइम कुछ भी हमें लगता है कि हम एप्रोप्रिएट चेंज हमें करना चाहिए तो हम उसे जा कर के चेंज फिर करते हैं, है ना। तो वैसे ही सेम मटीरियलिटी के लेवल में भी होगा ना। अगर ऑडिट प्रोग्रेस किया और अगर हमें लगता है कि मटीरियलिटी लेवल चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। Materiality for the financial statement as a whole and is applicable materiality level or level for particular class of transaction, account balance और disclosure। मतलब दो लेवल है हमारे पास, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वाला लेवल और दूसरा लेवल होता है असर्शन लेवल। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर may need to be revised as a result of change in circumstances that occur during the year। अगर कोई भी हमारे पास चेंज होता है ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे जो कि हमें पता लगता है ड्यूरिंग द ऑडिट, तो हम फिर मटीरियलिटी में जाकर के उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हम हमारे उस बेंचमार्क को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, new information or a change in auditor's understanding of the entity and its operation as a result of performing further audit procedure। हम ऑडिट हमने स्टार्ट कर दिया था, ऑडिट के दौरान हमें पता लगा कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, ऑडिट के चलते हमें कुछ ऑडिटर को कुछ और एंटिटी के बारे में पता लगा या कुछ ऑपरेशंस में कुछ चेंज हुआ, तो फिर हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। If during the audit it appears as though actual financial results are likely to be substantially different from the anticipated period and financial results that were used initially to determine materiality for the financial statement as a whole, the auditor revises that materiality। हमने कुछ एंटिसिपेट करके रखा था, मतलब हमने कुछ सोच करके रखा था, बट हम जब एक्चुअल में वर्क करने लगे तो वो काम कुछ अपोजिट हो गया, मतलब एक्चुअल और जो सोची हुई चीज़ थी उसमें डिफरेंस आ गया। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है मटीरियलिटी को, ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द लोअर मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल that initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality, whether the nature, timing, NTE of further audit procedure remain appropriate। अब ये ऑडिटर डिसाइड करेगा कि ऑडिटर जैसे ही ऑडिट जैसे ही प्रोग्रेस करा उसको अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है या जो हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है वो अप्रोप्रिएट है, ये ऑडिटर को डिसाइड करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी, ऑब्वियसली हमें सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना होता है। इवन जितनी भी बातें हम ऑडिट करते टाइम हमें पता लग रही होती है उसके हम अपने भी जो नोट्स बना रहे होते हैं, वर्किंग पेपर्स बना रहे होते हैं, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर एक पेपर हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो मटीरियलिटी को भी तो डॉक्यूमेंट करेंगे ना हम,
तो मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटीरियलिटी लेवल फॉर एजर्शन लेवल, इंडिविजुअल लेवल, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और अगर इन सब पॉइंट्स में कोई रिवीजन है इन सब का हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा। मतलब इन सब से रिलेटेड जितने भी हमारे पेपर्स हैं वो सब हमें संभाल कर हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। वो सब क्या क्या हो गया, मटीरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटीरियलिटी एट इंडिविजुअल लेवल मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का मतलब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का मतलब बिलो लोअर देन मटीरियलिटी लेवल। इन तीनों को तो हम, ये तीनों तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है ही, और साथ में अगर इन तीनों में अगर हमने कोई रिवीजन किया तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया। अब इसके बाद सारी चीज़ें पढ़ी भी आएंगी। देखो मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, ये दोनों टॉपिक हम, क्या कर रहे हो तुम उसके बालों के साथ? फिर डाल दिया। हटा दो प्रेरणा, हटा दो, मिल गया। मत करो थोड़ी देर, 20 मिनट शांति से बैठ जाओ, 20 मिनट बस, 20 मिनट शांति से, फ़ोन अंदर रखो। और हार जाते हैं, जीतते भी नहीं है। फ़ोन रख दो। मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, रिकॉर्ड भी हो गई। अच्छा बताओ, अब बताओ मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क, हम इन दोनों को पढ़, हमने दोनों को इंडिविजुअली पढ़ लिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है वो देख रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग and performing the audit and in evaluating the effect of identified misstatement on audit, of uncorrected misstatement if any on financial statement and informing opinion on in the auditor's report। तो जो कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी का वो वाइल प्लानिंग भी अप्लाई किया जाता है, और जब हम उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्चुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑडिट को, तभी भी हम उसको लेकर के चलते हैं। इन कंडक्टिंग द एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error, thereby enabling the auditor express an opinion। क्या हमने ये लाइन बहुत बार नहीं पढ़ ली है अभी तक? रीजनेबल एश्योर, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योर, आपको पता है ना, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? पूछ रही हूँ, 100% नहीं, लेकिन मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। 100% होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या क्या reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework, and to report the financial statement and communicate as required by the SAs in accordance with auditor finding। तो ये अभी तक जो बातें लिखी है सारी की सारी ये बेसिक लिखा हुआ है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है। रीजनेबल एश्योरेंस के बाद हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं, ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो फिर हम इसे कम्युनिकेट करते हैं एज पर हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। द ऑडिटर ऑब्टेन्स रीजनेबल एश्योरेंस बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। देखो इसके अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है ना, ये पूरा पैराग्राफ आप कट कर दो, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाले जो पॉइंट लिखे हैं ना यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है।
materiality and audit risk are considered throughout the audit in particular when, कब कब हम उसे consider करते हैं, identifying and assessing the risk of material misstatement, determining NTE of FAP and evaluating effect of uncorrected misstatement if any on financial statement and informing the opinion on auditors report. क्या हो गया आज सबको, क्यों इतनी बात कर रहे हो, शांत हो जाओ. शांति थोड़ी देर. मैं तो कुछ करा भी नहीं है. मैं वो कह दीजिए ये सब यहाँ पे बोलना चाहिए. आपके लिए कुछ 2 वर्ड बोलना चाहिए. अभी नहीं सुनने मेरे को, अभी चुप. रूपम नंदोरे की बात मत सुन. विवेक थोड़ी देर शांति से. मैं आइडेंटिफाइंग, अभी हमें क्या पढ़ रहे हैं, मटीरियलिटी एंड ऑडिटर रिस्क कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट. तो क्या 3 पॉइंट पढ़े हमने, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने के लिए जो रिस्क है हमारे पास, मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब, और मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो होना चाहिए था बट हमने कर कुछ और दिया, तो वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कोई भी गलती है ना. उस रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और एसेस करते हैं. डिटरमाइनिंग NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. और तीसरा पॉइंट क्या है, इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट मिले हमें, वो अनकरेक्टेड रह गए और उसकी वजह से भी क्या इफेक्ट पड़ा, उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है. One of the team members of auditor of Highly Capable Limited was of the view that materiality on audit risk are only considered at planning stage of the audit. Comment as an auditor. अभी रीड करा है कि प्लानिंग के साथ साथ हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, दोनों टाइम पर हमें उसे कंसिडर करना पड़ता है. यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर लिखा है, लेकिन क्या सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर ही चाहिए, वाइल परफॉर्मिंग भी तो चाहिए ना. तो वही है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6. CA राजा इज ऑडिटर ऑफ, अच्छा रीड करो खुद से. Forgings Private Limited, having revenue of 25 crore, the company has been sanctioned term loan of 50 lakh from the bank. ये जान मैं मत करो अभी. मैं जानबूझ से कर रहा है, रीडिंग कर रहा हूँ मैं. आप साथ आपसे पहले करा है मैंने. वही तो कर रहे थे, ऐसा कर रहे हो तो साथ साथ में करो. अब आप मौका दे दो, आप नहीं दे. रूपम पढ़ रही है ना, शांति से उसको सुनो. मयंक चुप रहो 2 मिनट. मैं पढ़ता रहूँ. नहीं, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, रूपम पढ़ो. क्वेश्चन तो पढ़ने दो, तभी तो आंसर बताऊंगी. CA राजा इज ऑडिटर ऑफ Buildwell Forgings Private Limited, having revenue of 25 crore. The company has been sanctioned the term loan of 50 lakh from bank. However, at the end of the year, only 1 lakh was availed due to delay in procurement of asset. The financial statement of the company do not disclose nature of security against which loan has been taken. Schedule 3 of Companies Act 2013 requires disclosure in this respect. Whether non-disclosure of the nature of the security is material for the auditor. क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने एक लोन लिया, ठीक है. अब लोन लेने में उन्होंने, however, हमारा सैंक्शन कितना अमाउंट हुआ था, 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना. द कंपनी हैज सैंक्शन अ टर्म लोन ऑफ 50 lakh. However, at the end of the year, only 1 lakh was availed due to delay in procurement. Only 1 lakh is availed. लेकिन
1 लाख पे भी उन्हें सिक्योरिटी रखनी होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उस बात को डिस्क्लोज नहीं करा क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो 1 लाख क्या है, हमारा छोटा अमाउंट है। लेकिन एज पर द कंपनीज एक्ट उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। डिस्कस वेदर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज मटीरियल फॉर द ऑडिटर। क्या अब ये जो नॉन डिस्क्लोजर है, क्या ये मटीरियल हो जाएगा ऑडिटर के लिए? ऑब्वियसली आंसर लास्ट में एकदम, ऐसे कैसे नहीं है? अच्छा है। इफ देयर इज एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, यहाँ पर क्या बोला गया था, कंपनीज एक्ट हमें बोलता था कि भले 1 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं, लेकिन उसके साथ भी जो आपने सिक्योरिटी रखी है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एज पर कंपनीज एक्ट। इज टू बी कंसिडर्ड मटीरियल। शेड्यूल 3 mandates disclosure of the nature of security in disclosure, the amount involved is irrelevant। हमने पढ़ा है ना, मटीरियलिटी हमेशा अमाउंट पर डिपेंड नहीं होता है। अगर कोई छोटा भी अमाउंट है तो उसे भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि उसका इफेक्ट या उससे रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उसका डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा, भले ही 1 लाख रुपए का अमाउंट है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या है, कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि आपको डिस्क्लोज करना ही है, ठीक है। अमाउंट इररेलेवेंट है, यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ऑडिटर के लिए वो बात मटीरियल है। खाओ गया? नहीं नहीं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये थोड़ा, हाँ 15 मिनट्स है अभी, रूपम बता देंगे। सारे आंसर हम देंगे आज के। 12:30, 12:30, 15 मिनट और पढ़ोगे। अंडरस्टैंडिंग द 12:35 भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। 12:55 हो सकता है। ठीक है, आप चले जाना। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्या ऑडिटर को एंटिटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए ना। हाँ, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर अब डिटेल में। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अब वो टॉपिक डिटेल में आया। अब हम हर एक टॉपिक, उसके अंदर पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो रेलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी फैक्टर्स हो गए यहाँ पर, मतलब कि इंडस्ट्री बेस्ड अगर कोई प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ऑडिटर है, ऑडिटर किसी अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ऑडिट करने गया, सपोज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में वो ऑडिट करने गया, तो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, ठीक है, होनी चाहिए। अगर उसको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है तो वो एक्सपर्ट को से भी नॉलेज ले सकता है। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा है, एक्सपर्ट वाला पॉइंट ज़रूरत पड़ती है ऑडिट में। ये मैंने कॉस्ट ऑडिट में भी देखा है कि अगर कई बार साइंस वाली चीज़ें पढ़नी पड़ जाती है अगर हमें वैसे तरीके का ऑडिट मिलता है तो। जैसे एक ऑडिट था, ठीक है, उसके जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चल रहा था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं थे, शायद मैंने बताया कभी। ऑडिट के टाइम ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं दिए गए पीएनएल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं दिए गए तो वो आपको नोट करके रखना पड़ेगा ना कि अब पीएनएल में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो होने चाहिए, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्यों नहीं है एक्सपेंसेस में, अब वो आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो जहाँ पर वो वर्क चल रहा है उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी होनी नहीं चाहिए, मतलब लाइट होनी नहीं चाहिए, तो वो मे बी इफेक्ट कर जाए किसी केमिकल से, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं है।
हाँ, ज़रूरत नहीं, केमिकल रिएक्शन कुछ हो ना जाए इस वजह से। हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए ना कि अच्छा इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर हम उससे फिर करेंगे क्या, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, जा कर के वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा होगा उससे जा कर के पूछेंगे कि वहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों है, वो चीज़ें। तो ये सब किसका पार्ट होता है, ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट होता है। वो हमने देखा था ना, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सब ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट होता है। Relevant industry factors include industry conditions such as competitive environment, supplier, customer relationship, technological development. ये सब हमारे कौन से फैक्टर्स है, ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इस वाले पॉइंट को इस तरीके से याद रखना है, यहाँ पे लिखा ना एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे ना वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होंगे। देखो बी पॉइंट से नेचर ऑफ द एंटिटी, तो बी पॉइंट क्या हो गया हमारे इंटरनल फैक्टर्स। फिर सी पॉइंट हमारा क्या है इसमें, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग रीजन फॉर चेंजेस देयर टू। मतलब कि हमें जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चूज कर रहे हैं वो हमें कंसिस्टेंट रखना है, और अगर हम चेंज करते हैं तो उसका हमें क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क एंड दैट में रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फोर्थ पॉइंट हमें बात करता है बिजनेस रिस्क के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट और फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब मेजर एंड रिव्यू। देखो हमने मेन टॉपिक क्या देखा, एक ऑडिटर को एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर 5 पॉइंट। पहला पॉइंट बताओ एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा पॉइंट इंटरनल फैक्टर्स, तीसरा पॉइंट रिस्क से रिलेटेड क्या, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है, अगर कोई रीजन अगर चेंज हुआ है तो हमें उसके लिए रीजन देना है। फोर्थ पॉइंट क्या था, बिजनेस रिस्क, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, मटीरियल नहीं रिव्यू, मेजरमेंट एंड रिव्यू। पांचों पॉइंट के हेडिंग याद हो गए। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लिख लोगे, लेकिन आपको हेडिंग तो याद हो गई ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आप ये 5 पॉइंट लिख करके आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आने वाला ना, लेकिन क्या याद हुआ, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। हाँ मेरे को क्या पता ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला ना पास, तो सिर्फ यही पढ़ के तो पास नहीं हो गए ना। ये पढ़ के तो पास हो, एक नंबर जरूरी होता है, 5 नंबर से 60 जाएगा। Relevant industry factors include industry conditions such as competitive environment, supplier, customer relationship and technological developments. Example of matter the auditor may consider include market and competition, whether the entity is engaged in seasonal activities. हमें ये पता होना चाहिए कि entity का क्या market है, क्या उसका competitors के कौन कौन है, competitiveness उसकी कितनी है, वो कौन से सीजनल एक्टिविटीज़ में वर्क कर रही है, उसके क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही है। इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स may give rise to specific risk of material misstatement arising from the nature of business or degree of regulation. कौन से हमारे रेगुलेटरी फैक्टर्स यूज़ करते हैं, क्या कौन से हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इन सब फैक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए एंटिटी का। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर इंक्लूड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री रिलेटेड प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्री, legislation and regulation that significantly affect the entity's operation, including direct supervisory activity, taxation, government policies affecting to conduct the entity's business, environmental requirements affecting industry and entity's business. Examples of other external factors affecting entity that auditor may consider include general economic condition, interest rate, availability of financing, inflation, etc. देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा, हमने देखा अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरनमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप क्या क्या लिख सकते हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ, क्या हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, या फिर क्या टैक्सेशन पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट के, या इंडस्ट्रियल रिलेटेड फ्रेमवर्क क्या है। ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो हर बिजनेस को इफेक्ट कर रही है आसपास के, है ना, सिर्फ हमारे बिजनेस को नहीं, हर बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेसिक जो हमारी इकोनॉमी का एनवायरनमेंट होगा वो हर किसी को इफेक्ट करेगा ना। क्या हमारा पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, टैक्स जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या इंडस्ट्री रिलेटेड फ्रेमवर्क, वो सब कुछ सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, सबको इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स किस में हम लिख देंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स में, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इंटरनल फैक्टर्स, मतलब एंटिटी के नेचर के बारे में। अब सिर्फ हम एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एंटिटी के क्या ऑपरेशंस है, उसकी ओनरशिप और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उस एंटिटी के कैसे हैं, वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, कौन कौन से क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स हमें क्या इंटरनल फैक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, जो चीज़ें कंपनी के अंदर चल रही है वो चीज़ें हमारे क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी इनेबल्स द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड whether the entity has complex structure. For example, when it has subsidiaries, complex structure often introduce issues that may give rise to risk of material misstatement. It also helps the understanding matters relating to the ownership, relationship between owners and other people or entities. Understanding assists in determining whether related party disclosure has been identified and accounted for appropriately. अब मतलब कि अब एंटिटी का नेचर कैसा है उसको डिसाइड करेंगे हम ये देख सकते हैं कि उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या सिंपल स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें और एसोसिएट्स है, सब्सिडरी है, कोई उसकी या फिर होल्डिंग कंपनी है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें नहीं है तो वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा हमारा, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ऑडिटर को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या अगर सिर्फ हम कंपनी की फाइनेंस की बात करें तो वो इंटरनल में चला जाएगा, लेकिन अगर हम फाइनेंस में टैक्स की बात करें या ऐसी चीज़ों की, ऐसे फैक्टर्स की बात करें जो सबको इफेक्ट करेगा, वो एक्सटर्नल में चला जाएगा, ठीक है। फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस का मतलब होता है कोई भी मनी रिलेटेड बात ना, तो सिर्फ हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी के रेवेन्यू की, सेल्स की, प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे तो वो हमारा इंटरनल फैक्टर हो गया। अगर हम ओवरऑल चीज़ों की, हम जनरल चीज़ों की बात करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, है ना। अच्छा, तुम्हारा फाइनेंस से रिलेटेड लोन का मतलब था, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस का मतलब जो मैंने तुम्हारी बात से समझा वो मतलब फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उससे समझा मैंने। फाइनेंस से मतलब क्या था तुम्हारा, फाइनेंस मतलब ये हो गया कि मतलब कैपिटल के लिए डेट वगैरह, तो उसमें ये अब ये कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर है इसका मतलब, है ना। मतलब कंपनी का बोरोड फंड है या कंपनी का खुद का कैपिटल है ना, तो ये तो कंपनी का इंटरनल फैक्टर है ना। नहीं 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 नहीं, इंटरनल ही है दोनों। तो बोरोड बाहर से कर रहे नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब वो नहीं है। तो अगर मैंने बोरो करा है वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा ना, कि बगल वाली कंपनी को भी अफेक्ट करेगा, सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा ना। जैसे बोरो किया, हाँ इंटरेस्ट रेट होगा कुछ, तो इंटरेस्ट रेट को भी तो जैसे हाँ हाँ, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट जो चल रहा होगा वो मार्केट में चल रहा होगा। मतलब देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स हो जाते हैं जो सबको इफेक्ट करे, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन रेट, ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स, हाँ
अब तुम ये बताओ, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज करा, ठीक है, टैक्स रेट चेंज करा, वो तुम्हारी कंपनी को इफेक्ट करेगा तो तुम्हें देखना है ना, लेकिन वो क्या टैक्स रेट चेंज हुआ वो इंटरनल फैक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, वो सबको इफेक्ट कर रहा है ना। ये तो एक बांटने का तरीका हो गया बस, कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब हम एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, क्या नहीं, हम दूसरों को जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं। ऑडिटर जिस ये देखो, आप जब सच में किसी को ऑडिट करने जाओगे तो अब वहाँ पर ऐसे पॉइंट थोड़ी, मतलब कि इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर कहने की बात है। हमने अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी हमारा एक टॉपिक है, तो उसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं हम चीज़ें, बस 5 पॉइंट में डिवाइड करा है उसको, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, बिजनेस रिस्क और बाकी चीज़ें। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट क्योंकि सबको इफेक्ट करेगा ना, सिर्फ हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है वो तो सिर्फ हमें अफेक्ट करेगा। जो इंटरेस्ट रेट है ना, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है इंटरेस्ट रेट। अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है वो तो सिर्फ हमारी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है ना। उसमें हम ये नहीं बता रहे कि बोरो का इंटरेस्ट रेट इंक्लूड नहीं कर रहे, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कितना बोरोड है और कितना ओनर का है, तो वो चीज़ तो इंटरनल फैक्टर है ना, समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या एग्जांपल दिया है, बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लाइक हमने हमारी सब्सिडरी या डेट स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, यहाँ पर कितना हमने लोन लेकर के रखा है, डेट स्ट्रक्चर कितना डिबेंचर है, कितना लोन है, वो सब। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब सी पॉइंट से दोबारा, पहले तो ए और बी भी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे फिर सी पॉइंट से पढ़ेंगे।